आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। सितंबर की 15वीं तारीख शुक्रवार का दिन दस्तक दे चुका है और मैं खुशबू कुमार लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में सुरक्षा बल से जुड़े अधिकारियों की शहादत से पूरा देश गमगीन है। लेकिन इस बीच पिछले कुछ समय में देश के बाहर छिपे हुए कई मोस्ट वांटेड दुश्मन मौत के घाट उतार दिए गए। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल इन लोगों की हत्या से क्या संकेत मिले हैं, सबसे पहले इसी पर होगी बात। फिर राजस्थान चलेंगे, जहां एक शहर है कोटा, कोचिंग संस्थानों के लिए फेमस है, लेकिन एक राजनीतिक वजह से चर्चा में आ गया है। अपनी सरकार के एक बड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन के सिलसिले में अशोक गहलोत को वहां जाना था, लेकिन ऐन पहले इस प्रोग्राम से उन्होंने किनारा कर लिया। इस पर क्या पॉलिटिक्स चल रही है और किसका नफा नुकसान हो रहा है, उसे भी टटोलेंगे। और कल रात जब आप सो चुके थे तो कोलंबो में एक बड़ा ही रोमांचक मैच हुआ, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। तो कितना बड़ा झटका है ये पाकिस्तान के लिए, और आज बांग्लादेश के साथ इंडिया अपने मुकाबले को मौके की तरह क्यों भुनाना चाहेगा, जानेंगे। लेकिन दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस की बारी है। सुनिए शुभम तिवारी से। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन एक बार फिर शुरू, दोनों तरफ से हो रही फायरिंग, सेना के एक और जवान के शहीद होने की खबर। दिल्ली शराब घोटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान में पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर, वैट बढ़ोतरी को लेकर है उनकी नाराजगी। मध्य प्रदेश चुनाव, भोपाल में कांग्रेस आज निकालेगी जन आक्रोश यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर। और एशिया कप 2023 सुपर 4 मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। 17 सितंबर को भारत से होगा फाइनल मुकाबला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में देश ने 3 वीर सपूत खो दिए हैं। इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में आतंकी छिपे हैं, वहां सुरक्षा बल की 10 टुकड़ियों ने उनको घेर लिया है और जल्द ही इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने देश के खिलाफ आतंकी साजिशों में संलिप्त कुछ बड़े नामों की अलग अलग घटनाओं में मौत के पैटर्न को खंगाला है। इसमें पाया गया कि अलग अलग आतंकी घटनाओं और संगठनों से जुड़े ये लोग तथाकथित सेफ हेवन्स में शरण लिए हुए थे। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक में छिपे देश के इन दुश्मनों को ठिकाने लगाया जा रहा है। अभी पिछले शुक्रवार को रियाज अहमद उर्फ अब्बू कासिम की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एक मस्जिद में खून से सनी हुई लाश मिली। लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक कासिम 1999 में सीमा को पार कर पाकिस्तान चला गया था और कई आतंकी हमलों में उसका हाथ बताया जा रहा था। आपको याद होगा, जून महीने में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर को भी कनाडा में मौत के घाट उतार दिया गया था। तो सबसे पहले कौन से बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम से जुड़े जर्नलिस्ट अंकित कुमार से। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कहें, ऐसे कई केसेस हैं। अभी कुछ दिन पहले रियाज अहमद, जिसे अबू कासिम के नाम से जानते थे, लश्कर का ऑपरेटिव, POK के रावलाकोट में उसकी हत्या हुई। इस साल के पहले अगर हम देखें तो बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां का टेरर लीडर था, वो रावलपिंडी में उसकी हत्या हुई। खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार, पाकिस्तान में हत्या हुई। अलबदर का कमांडर सैयद कैद रजा इस साल। उसके पहले जैश ए मोहम्मद का मिस्त्री जहूर, जिसकी भूमिका IC-184 के हाईजैकिंग में थी, उसकी गोली मारकर हत्या हुई। हाफिज सईद के घर पे जो हमला हुआ वो तो खैर सबने देखा, लेकिन उसके पहले तलहा सईद एक हमले में घायल हुआ। हमने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसे हमले का जिक्र किया है जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ। बालाकोट 2019 का हमला सबको पता है, वहां एयर स्ट्राइक हुआ था। दरअसल उस हमले के कुछ ही महीनों बाद जब मौलाना मसूद अजहर ने पेशावर के एक मदरसे में शरण ली हुई थी, हमने अपनी स्टोरी में इस बात का भी जिक्र किया है कि अप्रैल 2019 में, यानी बालाकोट हमलों के कुछ ही महीने बाद, उस मदरसे में भी एक धमाका हुआ था और वहां से मौलाना मसूद अजहर घायल हुआ था लेकिन बच निकला था। उसके बाद से मसूद अजहर ने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है। वो जिंदा है लेकिन उसने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है। अंकित, इंडिया विरोधी संगठनों से जुड़े ये लोग कई सालों से देश के बाहर छिपे हुए थे, शरण लिया हुआ था, लेकिन अब ये पनाहगाह भी उनके लिए सेफ नहीं रहे। तो क्या वजह है इसकी?
ये देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा पीछे जाना होगा, 3-4 दशक। अगर आप 80s में या 90s में या अर्ली 2000s में भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, अगर आप फर्ज करें कि आपका नाम भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में हो, आप इंडिया के बाहर रह रहे हों और आपके आईएसआई से अच्छे संबंध हैं, तो आपकी जिंदगी फिर भी आराम से कट सकती थी। आप दुबई में या किसी और शहर में या किसी और देश में या पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, कोई और बिजनेस करते हुए और साथ में भारत के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं वो आप करते हुए। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की आर्थिक स्थिति का फासला जो है वो बढ़ता रहा पिछले 15 सालों में, और साथ ही जो भारत की का जो जियोपॉलिटिकल क्लाउट है वो भी बढ़ता रहा, वैसे वैसे पाकिस्तान की हालत उसी बीच में कमजोर होती रही। आज के डेट में स्थिति यह है कि पाकिस्तान की खुद की एबिलिटी, खुद के क्रिएट किए हुए जो इंटरनेशनल गैंग्स हैं, जो रैकेट्स हैं, जो आर्म ट्रेड रैकेट्स हैं, इस तरह के नेटवर्क्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी पाकिस्तान की खुद की कमजोर हो गई है। और वहां पे एक कहें कि एक इंटर गैंग राइवलरी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, जो उन्हें पहले पाकिस्तानी स्टेट से सपोर्ट मिलता था। पाकिस्तानी स्टेट कहीं ना कहीं उसे उस तरीके से अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर पा रही है। माना यह जा रहा है कि आज के डेट में एक जनरल सेंस ये भी है अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम बात करें उसकी अंडरवर्ल्ड सिनारियो की, कि भारत का दुश्मन बनकर किसी और देश में सरवाइव करना उसे कोई बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं माना जा रहा है, खासतौर पर वेस्ट में। तो ऐसे कई छोटे छोटे इसके नुआंसेस हैं, कोई एक कारण नहीं बताया जाएगा, लेकिन अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो पाकिस्तान की इनएबिलिटी टू कंट्रोल इट्स ओन नॉन स्टेट एक्टर्स सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, और पाकिस्तान ने इन हत्याओं के पीछे रॉ और कुछ इंडियन गैंगस्टर्स का हाथ बताया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है और इंडियन एजेंसीज का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इसमें जरूर रॉ को ब्लेम करता है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये सूट भी करता है वहां के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। लेकिन अगर भारत में आप ऐसे लोगों से बात करें जो कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, समझते हैं इन चीजों को, तो वो इस सवाल पर हंसेंगे। यूट्यूब पे इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज बनाना या देखना वो और बात है, लेकिन जैसा कि इजराइल की मोसाद कर लेती है, जैसा कि पाकिस्तान की आईएसआई करती है नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, क्या भारत की खुफिया एजेंसी इस तरह का काम करती है? बिल्कुल नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी इस तरह के काम करने का कोई इतिहास नहीं है, कोई पुराना प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा कोई मैंडेट भी नहीं है। भारत की खुफिया एजेंसी ये जरूर स्ट्रेटेजिकली कंट्रीब्यूट कर सकती है कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन गया, वहां पे क्या समस्याएं हैं, वहां पे कैसे एक रिबेलियन हो रहा है, वहां पे क्या वीक पॉइंट्स हैं, वो इसका असेसमेंट, इसकी बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और इसकी इंटेलिजेंस वो दे सकती है करके भारत सरकार को। लेकिन रॉ का ये मैंडेट नहीं है। रॉ के ऑफिसर्स इस चीज के लिए ट्रेन नहीं होते कि वो ग्राउंड पर जाकर आर्म्ड ऑपरेशन करें। ये रॉ का काम नहीं है, ना रॉ इस तरह के काम को करती है, ना कोई करने का इतिहास है। तो इसमें ये कहना कि रॉ कर रहा है या कौन कर रहा है, ये थोड़ा सा जो लोग इस चीज को समझते हैं वो इस तरह के आरोपों को हास्यास्पद बताते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये किसी फिक्शन में हो सकता है। इजराइल की मोसाद बिल्कुल ही इस तरह काम करती है, उसका मैंडेट है, वो एजेंसी इसीलिए बनाई गई है। आईएसआई नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर काम करती है, उसका भी मैंडेट है, उसका कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन रॉ का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, ना ऐसा कोई मैंडेट है। तो देश के लिए खतरनाक रहे इन लोगों का सफाया रॉ नहीं करवा रहा है। इसके पीछे की वजहें दूसरी हैं, जो कि अंकित कुमार बता रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। और अब राजस्थान का रुख करते हैं, जहां कोटा शहर पिछले कुछ समय से स्टूडेंट सुसाइड्स के बढ़ते हुए मामलों की वजह से सुर्खियों में है। लेकिन 3 दिन पहले वहां एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम होना तय हुआ था, जिसके लिए बेतहाशा पैसे बहाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके पूरे मंत्रिमंडल और कई विधायकों को इसमें शरीक होना था। करोड़ों रुपए देकर कुछ बॉलीवुड सितारों को भी बुलाने की बात थी। इस मेगा इवेंट के लिए 400 कमरे बुक कराए गए। 2 दिन का रंगारंग कार्यक्रम होना तय हुआ था। 45 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए गए और ये सब किया गया कोटा के चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के लिए। 1400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में करीब 2 दर्जन घाट, बड़े बड़े गेट, दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास और चंबल माता की 242 फीट ऊंची मूर्ति के साथ और भी कई चीजें शामिल हैं। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने अचानक इस कार्यक्रम से कन्नी काट ली। उनकी गैर मौजूदगी में कोटा नॉर्थ के विधायक और गहलोत सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री शांति धारीवाल और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने इसका उद्घाटन किया।
हालांकि एक दिन बाद 13 सितंबर को अशोक गहलोत ऑक्सीजोन सिटी पार्क का लोकार्पण करने कोटा पहुंचे और रिवर फ्रंट पर जाने के सवाल पर क्या कहा, सुनिए। मेरे रोकिए क्या वहाँ जाने के लिए? प्रोग्राम बनेगा तो मैं आपको पहले इतना करूँगा, आप साथ लेके जाऊंगा। तो अशोक गहलोत वहां जाने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन उद्घाटन समारोह से दूरी क्यों बनाई, पूछा हमने राजस्थान की पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर रोहित परिहार से। जस्ट 1 या 2 दिन पहले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आउट होने शुरू हुए जिससे ये पता चला कि किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट की थी सारे इशू के पास, और प्रहलाद गुंजर ने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रहलाद गुंजर एक XMLA हैं बीजेपी के कोटा से, शांति धारीवाल हैं जो UDH मिनिस्टर है, और ये सारा उन्हीं का ही प्लान था। एक सिविल इंजीनियर हैं जो धारीवाल साहब के शुरू से बहुत करीब रहे हैं, अनूप बरतरिया जयपुर के हैं, जिनको ED और CBI दोनों ने चार्जशीट भी किया हुआ है सिंडिकेट बैंक फ्रॉड में। उनका ये सारे का सारा सपना था कि इस तरह की चीज बनानी है, और जब ये चीज आउट आई तो यहाँ पे जबरदस्त हलचल हुई सेक्रेटेरिएट में, और अशोक गहलोत को तो सुबह निकलना था अपने एयरक्राफ्ट से, तो उन्होंने 2:30-3 बजे ट्वीट किया कि भी मैं नहीं जा पाऊंगा अपरिहार्य कारणों से। ऑफ कोर्स वो धारीवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, तो गहलोत सीधा नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे कि भी उनकी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही रही है, लेकिन इन लोगों ने उसकी परमिशन ही नहीं ली थी लीगल क्लियरेंस की। एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है, एक चीज होती है इको सेंसिटिव जोन, और इको सेंसिटिव जोन अगर आपने डिक्लेयर किया होता है तो उसके अंदर कोई आपको परमिशन लेनी होती है, जितना भी आपने एरिया किया होता है। एक वेरियस कमेटीज होती हैं, लोकल लेवल कमेटी होती है वो छोटे मोटी कंस्ट्रक्शन अलाउ करती है, स्टेट लेवल की कमेटी होती है वो बड़ी करती है। ये तो इतना बड़ा था कि ये स्टेट लेवल के बाद सेंटर तक जाता है अप्रूवल के लिए, और ये चंबल की एक खड़ियार सेंचुरी है सारी की सारी। जब ये चीज आई तो सारा टाइम ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई। CM ने रिपोर्ट्स मांगी, उसमें जितने सेक्रेटरी थे वाइल्ड लाइफ के, फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, CMO के ऑफिसर्स हैं, सबकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, खूब फाइलें खंगाली गई। कहीं कोई एविडेंस ही नहीं मिला इस चीज का कि आपने मूव भी किया हो कोई केस। और जो सेंटर ने शिकायत पे यहाँ पे नोट भेजा था जुलाई 1 को कि आप इसमें इमीडिएट एक्शन लीजिए जिन लोगों ने ये सब कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं इस तरह से इको सेंसिटिव जोन में, वो कागज फाइलों में ही दबा रहा, उसमें कोई एक्शन ही नहीं हुआ निकाल के। इसको देखते हुए अशोक गहलोत, जब उनको पता चल गया कि इसमें इलीगलिटी है, तो उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया। फिर उन्होंने कैबिनेट भी कैंसिल कर दी मीटिंग, जिसका एक कारण यह है कि इनके कैबिनेट के बहुत से मंत्रियों को बहुत ऑब्जेक्शन था कि कोटा पे अंधाधुंध 5,500 करोड़ रुपए खर्च दिया, जबकि जोधपुर जयपुर में भी इतना पैसा नहीं खर्चा गया है। इतनों में तो पता नहीं कितने टाउन्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जितना पैसा कोटा में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स खड़े कर दिए। और रोहित जी, बीजेपी का क्या रिएक्शन रहा है अब तक इस विवाद पर, और ऐसे में जबकि नियमों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है, इस प्रोजेक्ट का भविष्य क्या रहने वाला है? ये है जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अब बोलने लगे हैं, इतनी देर से मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मैं इसको जो हमारे इंडिया टुडे मैगजीन में ये आर्टिकल आ रही है मेरी स्टोरी, इस पे मैं बहुत देर से काम कर रहा था, और कोई भी चाहे स्थानीय वो हो या सेंटर के मिनिस्टर हो, मैंने बहुत लोगों से इस विषय पे बात की, लेकिन सबकी शांति थी। लेकिन अल्टीमेटली अब ये चीजें जब लीक होनी शुरू हुई है तो राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, एक्स मिनिस्टर है यूनियन के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे पतली गली अंधेरी गली से नहीं निकल सकते अपने आप को डिस्टेंस करके, तो एक अकाउंटेबिलिटी है कि इतना पैसा अंधाधुंध खर्च हुआ अगर गलत चीज पे हुआ है। हालांकि सरकारों में ये रहता है कि बहुत कम सरकार के खिलाफ एक्शन लेती है, चीजें तोड़ने का ऑर्डर तभी होता है जब सुप्रीम कोर्ट ही अड़ जाए। अभी जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि अजमेर में जो 7 वंडर्स बनाए गए थे वो अन्ना सागर लेक के उस पे था, तब भी मीडिया ने एक सेक्शन ने उठाया था कि साहब ऐसा मत करो, लोग तो वाह करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या बन गया, वो तोड़ने का ऑर्डर कर दिया NGT ने, हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे उस चीज को। अब इस प्रोजेक्ट में भी क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, अधिकारी सब पीछे हटने लगे, तो अब एक माहौल एकदम से इलेक्शन अलग आ रहा है और सबको अब रियलाइज हो रहा है कि इसमें गड़बड़ी बहुत हो रही है। ये देखते हुए सब अधिकारी अब जिसको कहते हैं ना कि अब वो घबराने लगे हैं। तो मुझे तो इसके फ्यूचर पे तोड़ने की बात, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही गंभीर वायलेशन हो तो होगा, हो सकता है सरकार अब परमिशन मूव कर दे और कहे अब इसको कंडोन कर दो, लेकिन जो अधिकारियों को परमिशन देनी पड़ेगी उनको देखना पड़ेगा कि ये क्या इतना काम परमिसिबल भी था कि नहीं ESZ के अंदर, इको सेंसिटिव जोन के अंदर। तो ये, और जितना ये क्लेम कर रहे थे कि साहब खूब लोग देखने आएंगे, ये आएंगे, तो वो चाम तो इसका निकल गया एकदम से, वो हाइप निकल गया। तो आपका ठीक कहना है कि इसके भविष्य पे कुछ संदेह तो है ही।
और लोग हमेशा मान के चलेंगे कि ये कोई चीज गलत हुई है बहुत ज्यादा। और अगर कहीं से सरकार ने कह दिया तो हो सकता है इसके कुछ हिस्से या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया या जिस कमेटी के पास अप्रूवल के लिए जाता है सेंटर में भी अगर गया इशू, तो हो सकता है वो उसके कुछ हिस्सों को तोड़ के बाकियों को रेगुलेट करने की इजाजत दे दे। राजस्थान सरकार, खासकर इसके मंत्री शांति धारीवाल का ये मेगा इवेंट चुनावी साल में विवाद की भेंट चढ़ गया और पूरी तरह फ्लॉप रहा, बता रहे थे रोहित परिहार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जा रहा एशिया कप अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत ने पहले ही अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली थी। कल देर रात श्रीलंका ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। बारिश से प्रभावित 42 ओवर के इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए। जवाब में कुसाल मेंडिस, सदीरा समरबिक्रमा और चरित आसलंका की उपयोगी पारियों की बदौलत श्रीलंका ने यह मैच जीत लिया। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका है, और आज इंडिया बांग्लादेश के मैच पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, काफी जबरदस्त मुकाबला रहा पाकिस्तान और श्रीलंका का, एक जो वर्चुअल सेमीफाइनल कहा जा रहा था एशिया कप का, और उस मैच का रोमांच आखिर तक बना रहा, आखिरी गेंद तक बना रहा। लेकिन श्रीलंका देखिए बेहतर टीम साबित हो गई और 11वीं बार फाइनल में पहुंच गई, जहां भारत के साथ उसका मुकाबला होना है रविवार को। बिल्कुल सही, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट। और केशव, इस मुकाबले में आने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वनडे क्रिकेट को लेकर के जो बात चल रही है कि पता नहीं वनडे क्रिकेट का क्या भविष्य होगा, मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट को जीवित रखने के लिए इस तरह के मुकाबलों की बहुत जरूरत है, जो एकदम नेल बाइटर, जिसको आप कह सकते हैं आखिरी गेंद तक ये नहीं पता था कि कौन जीतेगा। और इस तरह के मुकाबले वनडे क्रिकेट के रोमांच को बनाए रखेंगे। जैसा आपने कहा कि सेमीफाइनल, वर्चुअल सेमीफाइनल, वो लग भी रहा था कि हाँ वर्चुअल सेमीफाइनल एक्चुअली चल रहा है, और इवेंचुअली जो बेटर टीम थी वो जीती। और श्रीलंका ने इस मुकाबले में जरूर शुरुआत में बड़ी तगड़ी ग्रिप बनाई थी। इसके बाद बारिश के ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान की जबरदस्त वापसी हुई, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया रिजवान ने, और इफ्तिखार ने बहुत ही शानदार बैटिंग की, एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया पाकिस्तान को। लेकिन श्रीलंका का जो डिटर्मिनेशन है केशव, वो बड़ा कमाल का रहा। उन्हें पता है कि उन्होंने पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ क्या गलतियां की थी, ये गलती आज श्रीलंका ने नहीं की, और श्रीलंका ने ऊपर से पार्टनरशिप किया, और इसके बाद जरूर बीच में एकदम से 2-3 विकेटें गिर गई। शाहीन ने एक ही ओवर में 2 विकेटें निकाल दी, तो ऐसा लगने लगा था कि गेम पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके का नर्व दिखाया चरित आसलंका ने, क्रेडिट गोज टू हिम कि वो अंत तक खड़े रहे, और जो लास्ट की 2 गेंदें थी, एज पे एक चौका लगा और इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ऑन साइड में खेल करके 2 रन लिए, जो आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। तो आई थिंक क्रेडिट ओवरऑल श्रीलंकन टीम को जाना चाहिए, जिस प्रकार की एक कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव यूनिट की तरह ये टीम खेली है। जिस उम्मीद के साथ पाकिस्तान एक तरीके से होस्ट नेशन भी है वो एशिया कप का, निराश जरूर होंगे पाकिस्तान के फैंस। बिल्कुल निराश होंगे, क्योंकि जो भारत के खिलाफ 228 रन की हार थी केशव, उस मैच से पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान को लेकर के एक हवा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर के ये बात सरेआम कही जा रही थी कि यार ये टीम जो है ना किसी को भी हरा सकती है। लेकिन वो जो 228 रन की हार रही, उसने इस टीम को तितर बितर कर दिया। आप पाकिस्तान की टीम को देखिए इस एशिया कप में, मुझे नहीं लगता कि मतलब एज ए यूनिट पहला मुकाबला जो उन्होंने खेला था नेपाल के अगेंस्ट, उस मुकाबले को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी मुकाबले में बहुत कोई कंफर्टेबल नहीं नजर आए, एक यूनिट के तौर पर नजर नहीं आए, क्योंकि ओपनर्स का पता नहीं, फखर जमान, इमामुल हक दोनों आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहे हैं। बाबर का भी जो फॉर्म जो है वो इन एंड आउट रहा है, बहुत कंसिस्टेंट वो भी नहीं रहे। इसके बाद मिडिल ऑर्डर, कभी वहां पर सलमान आगा नजर आते हैं, वहां पर कभी हारिस आ गए, कभी शहीद शकील का नाम अनाउंस करते हैं, फीवर हो गया, उनको बाहर किया, फिर अब्दुल्ला शफीक को ओपन कराए। तो पाकिस्तान की टीम ना एक हाराकीरी नजर आई, पाकिस्तान की टीम एकदम से बिखर गई। और ये वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसा होना, ये ठीक है, वो होस्ट हैं, फाइनल में नहीं पहुंच पाए हैं, ये अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन एज अ टीम जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो स्पेशली बैटिंग वाइज मुझे लगता है कि ये टीम बहुत बिखर गई है। जो उनको हार मिली भारत के खिलाफ, उस पे वो एकदम तितर बितर हो गई थी, और ये जो हार है श्रीलंका के अगेंस्ट, आई थिंक ये हार उनको बहुत तोड़ने वाली है। मेरा एक सवाल आज के मैच को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं एशिया कप के लिहाज से देखे तो इस मैच का, लेकिन
इसी को अगर वर्ल्ड कप के साये में आप देखें तो हर एक मौका इंडियन टीम भुनाना चाहेगी। क्या कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार नजर आते हैं आप? अब बिल्कुल देखिए, ये अच्छा मौका है क्योंकि ये एक डेड रबर है, इसका कोई औचित्य नहीं। तो यकीनन यहाँ पर आप अपने उन खिलाड़ियों को लेकर के आ सकते हैं मैदान पर, या कुछ अपने सीनियर प्लेयर्स को, रेगुलर प्लेयर्स जो है आपके, उनको रेस्ट दे सकते हैं। बुमराह को रेस्ट दे दीजिए, हार्दिक को रेस्ट दे दीजिए, सिराज इवन अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं उनको कल के मैच के लिए। हालांकि सिराज को मैं चाहूंगा पर्सनली कि वो खेले। सूर्य कुमार यादव को मौका दे दीजिए। भी अय्यर की इंजरी को लेकर के अभी कोई बहुत बड़ा अपडेट है नहीं कि वो फिट हैं या नहीं फिट हैं। अगर फिट हैं तो डेफिनेटली वो भी खेलें, लेकिन जो कोर मेंबर है भारतीय टीम के, उनको खेलना चाहिए मुकाबला। विराट हो, रोहित हो, इनको मुकाबले खेलने चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आपके पास बहुत ज्यादा गेम्स है नहीं और भारत को उसी इंटेंसिटी के साथ खेलना चाहिए। तो केशव और इकबाल आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर क्रिकेट वाला एक शो बल्ला बोल भी लेकर आते हैं। इनकी डिटेल्ड बातचीत आज इस पॉडकास्ट में आप जरूर सुनिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया केशव और इकबाल। और अब नजर डालते हैं देश विदेश की अखबारों की सुर्खियों पर। शुभम तिवारी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए पहले देश के अखबारों से शुरू करते हैं। क्या है सुर्खियां? राष्ट्रीय खबरों की जहां तक बात है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज। उनका एक बयान कई अखबारों में छपा है। मैं दैनिक जागरण के हवाले से बता रहा हूँ। उन्होंने राज्य में नीपा वायरस के बांग्लादेशी वेरिएंट की पुष्टि की है और ये इंसानों से इंसानों में फैलता है, ऐसा उन्होंने कहा है। कोझिकोड जिले में सभी स्कूल और कॉलेज 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। यहीं से इस वायरस से 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं केरल के बाद कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी निपा वायरस का अलर्ट जारी किया गया है और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब तक निपा वायरस का कोई ट्रीटमेंट या इंजेक्शन मौजूद नहीं है। दैनिक भास्कर में एक बयान छपा है। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं शांति धारीवाल। उन्होंने कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड्स की जो वजह है उसे लव अफेयर बताया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस स्टूडेंट ने सुसाइड किया उसके पास अफेयर का लेटर भी मिला है। वहीं स्टूडेंट के पिता ने कहा कि बेटी के साथ छेड़छाड़ होती थी और अगर मंत्री के पास अफेयर को लेकर कोई सबूत है तो हमें दिखाएं। धारीवाल के बयान के बाद भास्कर ने इस साल सुसाइड करने वाले 21 स्टूडेंट्स की पड़ताल की है और इसमें पता चला है कि 21 में से अब तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के सुसाइड का कारण प्रेम प्रसंग था। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़ाई के तनाव, माँ बाप की डांट और टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस की वजह से सुसाइड किया, जबकि 6 स्टूडेंट्स के सुसाइड की वजह पता नहीं चल पाई है। एक खबर और द हिंदू अखबार के हवाले से, मॉनसून सत्र के दौरान पास हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन कानून 2023 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, जिसके बाद होगा ये कि बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने समेत कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। और एक खबर और जनसत्ता के हवाले से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के 35 नामों पर लगभग सहमति बन गई है और बीजेपी की जो दूसरी सूची है उसका ऐलान 2 से 3 दिनों में संभव है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में शुभम पढ़ रही हूँ। खबर ये है कि कल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का उद्घाटन किया था और इस ग्रिड पर सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग मुकदमों के रियल टाइम डेटा है वो अपलोड होगा। तो इस वेब पेज के जरिए अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग कुल आपराधिक और सिविल मामले हैं उसकी रियल टाइम जानकारी हासिल कर पाएगा। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया पर मैं ये खबर देख रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जो लंबित 80,000 मामले हैं उसमें से 96% मुकदमों का निपटारा किया है। कुछ और खबरें चलते चलते संक्षिप्त में, और मैं ये दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ कि मणिपुर में असम राइफल्स के खिलाफ असहयोग आंदोलन, जवानों को हटाने की मांग, मैती महिलाओं ने केंद्रीय संस्थानों पर ताले जड़े। इससे पहले भी मैती समुदाय की महिलाएं असम राइफल्स के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर चुकी हैं और वो असम राइफल्स पर भेदभाव के कुछ आरोप लगाती हैं। वहीं बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल रिहाई पर बात हो, इस मामले की क्रूरता पर नहीं, और अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने 20 सितंबर तय कर दी है। वहीं एशिया कप में सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जो हराकर फाइनल में जगह बनाया है उसकी भी खबरें हैं। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में 252 रन बनाए, लेकिन बारिश की वजह से श्रीलंका को 252 रन का ही रिवाइज टारगेट दिया गया, जिसे टीम ने हासिल कर लिया। और एक खबर मैं आज तक .in वेब पोर्टल पर देखकर अभी बता रहा हूं आपको कि अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा से शुरू हुआ है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है।
यहाँ हुए आतंकी हमले में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए हैं और अनंतनाग के एनकाउंटर में सेना के एक और जवान के शहीद होने की खबर है। कुल अब तक 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर राष्ट्रीय खबरें हैं खुशबू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जहां तक बात है, द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को 2018 में हैंडगन खरीदते समय अपने ड्रग यूज के बारे में झूठ बोलने और अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में सरकारी वकीलों ने दोषी करार दिया है और ऐसे में उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, जो उनके पिता के राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के समय होने की संभावना है। एक खबर और जो बीबीसी समेत और कई जगहों पर है कि अफगानिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया है कि तालिबानी कब्जे के बाद चीन ने काबुल में अपना फुल टाइम जो राजदूत है उसे नियुक्त किया है और इसके साथ ही चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दरअसल 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की मांग कर रहा है और वो अब भी एक तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन बीजिंग ने अब काबुल में अपना फुल टाइम डिप्लोमेट भेज दिया है। वहीं अखबार डॉन के हवाले से खबर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को सुझाव दिया है कि वो 6 नवंबर तक चुनाव कराएं। अभी पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है और इससे पहले शहबाज शरीफ की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरे होने से कुछ दिनों पहले ही नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। और अब 15 सितंबर की तारीख इतिहास की गलियों में क्यों आबाद है, आइए ये भी जान लेते हैं। 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। 1860 में भारत के सबसे बड़े इंजीनियर समझे जाने वाले एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। इस देश में इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन चीन और जापान में पहला युद्ध शुरू हुआ था। 1876 में भारतीय उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आज का दिन पॉडकास्ट यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो प्रोड्यूसर हैं कुमार केशव, साउंड डिजाइन नितिन रावत का है। मेरा नाम खुशबू कुमार है। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे के बुलेटिन में होगी। नमस्कार।